तो कैसा आप सभी लोग, उम्मीद करते हैं आप सभी बढ़िया ही होंगे। तो पॉलिटिकल स्टेबिलिटी जो होती है ना, वो एक देश के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और जब कभी एक देश पॉलिटिकल अनस्टेबल हो जाता है ना, तो बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम आ जाती है, ख़ास तौर से हमारे पड़ोसी देशों में। क्योंकि देखा जाए तो श्रीलंका बहुत बड़ी पॉलिटिकल क्राइसिस आ गई थी पिछले साल वहाँ पर, और इसी वजह से फाइनेंशियल क्राइसिस भी बहुत तगड़ी आ गई थी, और वो देश अब बर्बाद हो गया है, डिफ़ॉल्ट कर दिया है उसने। और ठीक इसी तरह से पाकिस्तान में देख लीजिए आप, पाकिस्तान में पिछले साल पॉलिटिकल क्राइसिस आ गई थी, इमरान खान को सत्ता से बाहर फेंक दिया और शहबाज शरीफ बन गए प्रधानमंत्री। लेकिन उसके बाद क्या हुआ, फिर वहाँ पर फाइनेंशियल क्राइसिस आ गई। तो इस तरह से एक देश की ग्रोथ के लिए उस देश का पॉलिटिकली स्टेबल होना ज़रूरी है, और भारत इसी का ही एक एग्जाम्पल है। लेकिन यहाँ पर एक और देश है, भारत का पड़ोसी देश, वहाँ पर भी पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी आ गई है, और वो देश है नेपाल। जहाँ पर केपी शर्मा ओली ने, प्रचंड जो प्रधानमंत्री है नेपाल के, उनसे अपना समर्थन वापस खींच लिया, और अब फ्लोर टेस्ट की नौबत आने वाली है। तो आज इसके बारे में पूरी डिटेल के साथ बात करते हैं। क्या है ये ओली का मामला, क्या है ये प्रचंड का मामला, और क्या प्रचंड अपना जो फ्लोर टेस्ट है उसको पास कर पाएंगे या नहीं, ये तो देखने वाली बात होगी। और इसी को देखने के लिए आप वीडियो में बने रहिए। लेकिन उससे पहले अगर आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना, वीडियो को लाइक करो या वीडियो को डिसलाइक करो, लेकिन चैनल सब्सक्राइब जरूर कर लेना। तो चलिए वीडियो का आगाज़ करते हैं। तो बात करते हैं मामला क्या और हम इसकी बात क्यों करें। तो देखिए, भारत में काफ़ी लंबे समय से पॉलिटिकली स्टेबिलिटी है, और इसका कारण से ही भारत में विकास लगातार हो रहा है, और सरकार का भी पूरा ध्यान विकास में ही है। अगर भारत में कहीं पर भी पॉलिटिकल क्राइसिस होती तो सरकार और नेताओं का सारा ध्यान पॉलिटिकल क्राइसिस पर ही रहता और विकास रुक ही जाता। आप हमारे पड़ोसी देश में देख लो, पाकिस्तान में कैसे पिछले साल पॉलिटिकल क्राइसिस आ गई थी, और इमरान खान को हटाकर शहबाज शरीफ पीएम बन गए, और फिर उसके बाद फाइनेंशियल क्राइसिस आ गई। और फिर श्रीलंका का हाल भी आप देख सकते हैं। श्रीलंका में तो लोग प्रेसिडेंशियल हाउस में घुस गए थे और वहाँ पर तोड़फोड़ भी कर दी, और वहाँ पर भी राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री के इस्तीफे का दौर चला, और वहाँ पर भी काफ़ी ज़्यादा पॉलिटिकल अनस्टेबिलिटी देखने को मिली, पॉलिटिकल क्राइसिस आ गई थी। फाइनेंशियल क्राइसिस तो वहाँ पर पहले से ही है। तो ऐसे हमें पॉलिटिकल क्राइसिस कई सारी जगह पर पिछले साल देखने को मिले। लेकिन अब जनसंख्या अनुपात के आधार पर सबसे ज़्यादा हिंदुओं की संख्या वाला देश नेपाल में संकट देखने को मिल रहा है, और इसकी आंच भारत पर भी आ सकती है। आप देख सकते हैं, मनी कंट्रोल का आर्टिकल है, फॉर्मर नेपाल पीएम केपी शर्मा ओलीज पार्टी टू विथड्रॉ सपोर्ट टू पुष्प कमल दहल प्रचंडा लेड गवर्नमेंट इन नेपाल। यानी कि जो पीएम है ना, पुष्प कमल दहल प्रचंडा, उनसे यहाँ पर केपी शर्मा ओली की पार्टी ने अपना जो सपोर्ट था वो विथड्रॉ कर लिया है। और ये रहा इंडियन एक्सप्रेस का आर्टिकल, फॉर्मर नेपाल पीएम ओलीज पार्टी टू विथड्रॉ सपोर्ट टू प्रचंडा लेड गवर्नमेंट इन नेपाल। यानी कि यहाँ पर जो ओली की जो पार्टी है, उन्होंने यहाँ पर प्रचंडा जो पीएम है नेपाल के, उनकी पार्टी को जो अपना सपोर्ट दे रखा था उसको वापस ले लिया है। 27 फरवरी का ये आर्टिकल है। तो यहाँ पर नेपाल की दूसरी सबसे बड़ी पार्टी, जिसका नाम है कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ नेपाल, यूनिफाइड मार्क्सिस्ट लेनिनिस्ट, इसको हम CPN UML भी बोल सकते हैं, और इस पार्टी को लीड करते हैं केपी शर्मा ओली। ये ओली साहब वही ओली साहब है जो भारत के उत्तराखंड में स्थित कालापानी और लीपू लेक जैसी जगह को नेपाल का हिस्सा बताते हैं, और ये ठीक चाइना की तरह ही बिहेव करते हैं। जैसा कि चाइना अरुणाचल प्रदेश को अपना हिस्सा मानता है, वैसे ये भाई साहब उत्तराखंड के कुछ हिस्से को नेपाल का हिस्सा मानते हैं, और इनके इसी स्टैंड के कारण ओली साहब को एंटी इंडिया और प्रो चाइना माना जाता है, और ये भारत के हित में बिल्कुल भी नहीं है। और ये कुछ दिनों पहले एक पुष्प कमल दहल की सरकार में शामिल थे, लेकिन अब इन्होंने अपना सपोर्ट सरकार से वापस ले लिया। और जब नेपाल की दूसरी सबसे बड़ी पार्टी समर्थन वापस ले ले, तो समझ लीजिए कि वहां पर पॉलिटिकल क्राइसिस आ गई है। क्योंकि देखा जाए तो ओली साहब अपनी पसंद का राष्ट्रपति बनवाना चाहते थे, लेकिन यहाँ पर पीएम प्रचंड साहब ने राष्ट्रपति पद के मामले में ओली साहब से बिल्कुल भी एग्री नहीं करते, और वो भी अपनी पसंद का राष्ट्रपति ही बनवाना चाहते हैं। तो ऐसे में डिसएग्रीमेंट हो गया और ये गठबंधन टूट गया। क्योंकि देखा जाए तो यहाँ पर ओली साहब तो मान रहे हैं कि भाई यहाँ पर जो प्रेसिडेंट बनेगा वो हमारी पार्टी से बनेगा, लेकिन यहाँ पर जो प्रचंडा साहब है वो बिल्कुल भी ऐसा नहीं मानते। वहाँ पर उन्होंने दूसरी पार्टी को सपोर्ट कर दिया, और ना सिर्फ केपी शर्मा ओली की पार्टी ने अपना समर्थन वापस लिया, बल्कि यहाँ पर दो और पार्टियों ने अपना समर्थन सरकार से वापस ले लिया है, जो है राष्ट्रीय प्रजातंत्र पार्टी और राष्ट्रीय स्वतंत्र पार्टी। तो इस तरह से नेपाल में एक बार फिर पॉलिटिकल अनस्टेबिलिटी आ गई है, और इस तरह से इन पार्टियों के जितने भी सांसद मंत्री बने थे, उन मंत्रियों ने भी इस्तीफा दे दिया है। तो आप इन भाई साहब की शक्ल ध्यान से देख लीजिए, यही है केपी शर्मा ओली, जिन्हें एंटी इंडिया और प्रो चाइना माना जाता है। और ये भाई साहब है पुष्प कमल दहल प्रचंडा, इनको मैं प्रचंडी कहूँगा क्योंकि सभी लोग इसी नाम से जानते हैं इनको। तो प्रचंडा साहब ये है, इनको बस बैलेंस ही मान सकते हैं, ना तो ये चाइना के साथ है और ना ही ये इंडिया के साथ है, बस ये अपना हित देखते हैं। राष्ट्रपति का चुनाव 9 मार्च को होना है, और यहाँ पर शायद राष्ट्रपति के चुनाव के बाद ही फ्लोर टेस्ट होगा, और तब पता चलेगा कि कौन कितने पानी में, और क्या यहाँ पर प्रचंडा अपनी कुर्सी बचा पाएंगे या वो अपनी कुर्सी खो देंगे। ये तो फ्लोर टेस्ट में ही पता चलेगा, जिसकी अभी कोई डेट नहीं आई है। लेकिन सवाल यह आता है कि यहाँ पर एग्जैक्टली क्या हुआ है और कैसे यहाँ पर डिसएग्रीमेंट हुआ है।
तो देखिए यहाँ पर नेपाल में नवंबर में चुनाव हुए थे, जिसमें किसी को भी क्लियर बहुमत नहीं मिला था। 275 सीटों में से प्रचंडा की पार्टी ने सिर्फ 32 सीटें ही जीती थी, जो काफ़ी कम थी। लेकिन यहाँ पर बड़ी पार्टी में से ज़्यादातर जो पार्टियाँ थी उनमें डिसएग्रीमेंट था। तो ऐसे में यहाँ पर प्रचंड खुद पीएम बनना चाहते, तो उन्होंने चुनाव से पहले तो नेपाली कांग्रेस के साथ गठबंधन बना लिया। लेकिन नेपाली कांग्रेस यहाँ पर प्रचंड को पीएम नहीं बनाना चाहती, तो उन्होंने चुनाव के बाद नेपाली कांग्रेस का साथ छोड़कर विपक्षी पार्टी सीपीएन यूमेल, जिसे केपी शर्मा ओली लीड कर रहे थे, उससे हाथ मिला लिया और कई सारी दूसरी पार्टियों के साथ हाथ मिलाकर एक गठबंधन बना लिया और प्रचंड साहब बन गए पीएम। और इस चीज़ को लेकर जो फ्लोर टेस्ट किया गया था ना, वो फ्लोर टेस्ट भी बड़ा अजीब ही था, क्योंकि देखा जाए तो फ्लोर टेस्ट में 275 सांसदों में से 268 सांसदों ने प्रचंड का समर्थन किया, यानी कि उनका जो वोट परसेंटेज था वो 96% से भी ज़्यादा था, जो आज तक कभी किसी देश में नहीं हुआ। ऐसा इतना ज़्यादा खतरनाक तरीके से समर्थन किसी देश ने नहीं किया अपने पीएम का। नेपाली कांग्रेस, जिसका साथ प्रचंड ने छोड़ दिया था, तो वो भी फ्लोर टेस्ट के टाइम पर उन्होंने प्रचंड का समर्थन किया कि भाई चुनाव के बाद तो वो प्रचंड को पीएम बनाना नहीं चाहते, लेकिन जब फ्लोर टेस्ट आया तो यहाँ पर प्रचंड को सपोर्ट कर दिया। तो इस तरह से नेपाल में सारी की सारी पॉलिटिकल पार्टी एक साथ आ गई और प्रचंड को अपना पूरा समर्थन दे दिया कि भाई बन जाओ पीएम, कोई बात नहीं, दिक्कत नहीं है। अभी तक तो सब कुछ ठीक ठाक चल रहा था, लेकिन यहाँ पर मसला आता है राष्ट्रपति के चुनाव को लेकर। हालांकि देखा जाए तो नेपाल के राष्ट्रपति के पास इतनी ज़्यादा शक्तियाँ नहीं होती है और वो सिर्फ एक सेरेमोनियल पोस्ट ही है, लेकिन पॉलिटिकल क्राइसिस की स्थिति में नेपाल की अहमियत काफ़ी ज़्यादा हो जाती है। आपने भी देखा होगा, भारत के किसी राज्य में जब पॉलिटिकल क्राइसिस आ जाती है तो वहाँ पर अक्सर राष्ट्रपति शासन लगा दिया जाता है। तो नेपाल में राष्ट्रपति के चुनाव को लेकर बात बिगड़ रही है, क्योंकि देखा जाए तो नेपाली कांग्रेस और केपी शर्मा ओली की पार्टी ने अपने अपने राष्ट्रपति पद के उम्मीदवार उतारे हैं। नेपाली कांग्रेस की तरफ से राष्ट्रपति पद के उम्मीदवार है रामचंद्र पौडेल और केपी शर्मा ओली की पार्टी की तरफ से राष्ट्रपति के जो उम्मीदवार है वो है सुभाष नेम्बांग। लेकिन इन दोनों ही पार्टियों ने प्रचंड को अपना समर्थन दे रखा था, लेकिन जब बात आए राष्ट्रपति के चुनाव में वोटिंग की, तो यहाँ पर प्रचंड साहब नेपाली कांग्रेस के राष्ट्रपति पद के उम्मीदवार रामचंद्र पौडेल के समर्थन में आ गए और इस तरह से टोटल 8 पॉलिटिकल पार्टियों ने नेपाली कांग्रेस के राष्ट्रपति पद के उम्मीदवार को अपना समर्थन दे दिया। तो भाई इस चीज़ से केपी शर्मा ओली साहब भड़क गए कि हमने आपको कम सीटें होने के बावजूद भी पीएम पद दे दिया, लेकिन जब राष्ट्रपति पद की बात आई तो तुम नेपाली कांग्रेस के उम्मीदवार को अपना समर्थन दे रहे हो, तो ऐसा नहीं चलेगा। तो इस तरह केपी शर्मा ओली गुस्सा हो गए और अपना समर्थन प्रचंड की सरकार से वापस ले लिया। और अब प्रचंड भी खुलकर नेपाली कांग्रेस के पक्ष में आ गए हैं कि अगर तुम मुझे समर्थन नहीं दोगे तो कोई बात नहीं, हम नेपाल की सबसे बड़ी पार्टी नेपाली कांग्रेस के पास चले जाएंगे। और इसी के साथ ही प्रचंड ने 6 और पार्टियों को अपने साथ मिला लिया, जिसमें वो फ्लोर टेस्ट को आसानी से पास कर पाएँ। और जिन जिन पॉलिटिकल पार्टियों ने सरकार से अपना समर्थन वापस लिया है, तो इन पार्टियों की तरफ से जो 16 मंत्री थे उन्होंने भी इस्तीफा दे दिया। तो अब प्रचंड साहब इन वैकेंट पोस्ट को जल्दी फिल करने वाले हैं। लेकिन अब देखते हैं कि कौन सी पार्टी को ज़्यादा शेयर मिलता है सीटों में। लेकिन ये सब तो 9 मार्च को राष्ट्रपति चुनाव के बाद ही होगा और तभी फ्लोर टेस्ट भी किया जाएगा। लेकिन सवाल ये आता है कि क्या प्रचंड साहब फ्लोर टेस्ट में पास हो पाएंगे या नहीं। वैसे देखा जाए तो नेपाल की संसद में 275 सीटें हैं, जिसमें बहुमत साबित करने के लिए 138 सीटें चाहिए होती हैं और केपी शर्मा ओली के पास है 79 सीटें और ये दूसरी सबसे बड़ी पार्टी है। सबसे बड़ी पार्टी कौन सी है? नेपाली कांग्रेस, उनके पास है 89 सीटें। लेकिन अब केपी शर्मा ओली की पार्टी ने अपना समर्थन वापस ले लिया है, तो ऐसे में नेपाली कांग्रेस और बाकी दूसरी छोटी पार्टियों की काफ़ी ज़्यादा अहमियत हो जाती है। वैसे देखा जाए तो प्रचंड की पार्टी सीपीएन माओइस्ट सेंटर और नेपाली कांग्रेस तो साथ है ही, लेकिन यहाँ पर आरएसपी यानी कि राष्ट्रीय स्वतंत्र पार्टी जो गठबंधन से अलग हो गई थी, तो उसने सरकार को बाहर से अपना समर्थन दे दिया। तो ऐसे में नेशनल कांग्रेस, सीपीएन माओइस्ट सेंटर और आरएसपी मिलाकर 141 मेंबर हो रहे हैं और बहुमत साबित करने के लिए 138 सीटें चाहिए। तो यहाँ पर मामूली से अंतर से प्रचंड साहब बहुमत साबित कर सकते हैं। और अगर नेपाली सरकार से केपी शर्मा ओली की पार्टी बाहर हो जाती है तो ये चीज़ भारत के हित में होगी, क्योंकि केपी शर्मा ओली एंटी इंडिया है और प्रो चाइना है। तो ऐसे में अगर किसी ऐसे शख्स को नेपाल की सरकार से निकाल दिया जाए जो एंटी इंडिया है, तो फिर भारत के खिलाफ नेपाल की सरकार नहीं जाएगी भाई। और फिर नेपाल भी चाइना और भारत के बीच में संबंधों को भी बैलेंस बनाकर रखेगा। और अब देखते हैं कि राष्ट्रपति चुनाव जो 9 मार्च को होने वाले हैं, उसको कौन सी पार्टी का उम्मीदवार जीतता है। और फिर उसके बाद जब फ्लोर टेस्ट होगा तो तब प्रचंड साहब अपनी कुर्सी पर बने रहेंगे या फिर उनकी सरकार गिरेगी, ये देखना काफ़ी दिलचस्प होने वाला है। और नेपाल की इसी राजनीति पर ही भारत नेपाल के संबंध निर्भर करते हैं और भारत की कोशिश भी ये रहेगी कि चाहे सरकार में कोई भी आ जाए, लेकिन केपी शर्मा ओली सरकार में ना आए। तो इस तरह चाइना की कोशिश होगी कि केपी शर्मा ओली सरकार में सत्ता में आ जाए। तो भारत और चाइना के बीच नेपाल एक बैटल ग्राउंड बन गया है। आई होप आपको सारी बातें समझ में आ गई होगी। वीडियो अगर थोड़ी भी पसंद आए तो लाइक कर देना, अगर पसंद ना आए तो डिसलाइक कर देना। Thank you for watching. I really appreciate your precious time. God bless you all. Now signing off.